नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के हम स्वागत करते हैं हम आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। हम देखेंगे हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो क्लासेज है, हमारी जो सिलेक्शन सीरीज के अंदर हमारी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर हम ज्योग्राफी की कौन सा टॉपिक देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ गए हो तो अच्छा ही है, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम जो अभी रिकॉर्डेड करने हैं फिर बाद में आप सब्सक्राइबर अब हमारे सदस्य बने। तो हम आज की इस क्लास में देखेंगे कि हमारे जो पृथ्वी जो अक्षांश और देशांतरों के बारे में कम्प्लीटली हम जानकारी पर चर्चा करेंगे। हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अकॉर्डिंग जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसने सभी के बारे में। तो क्या आपको बताना लास्ट के अंदर क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हम आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से देखते हैं हमारा क्लास का जो पहला क्या है कि क्या होता है क्या कि जो अक्षांश है वो क्या होती है। अक्षांश होती है से पश्चिम दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अक्षांश कहते हैं। यानी कि जो पूर्व है, ये जैसे हम ऐसे मानते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण, पूर्व और उत्तर दक्षिणी। जैसे ये क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई, यानी कि इस डायरेक्शन में खींची गई जो ये रेखा है, जो ये रेखाएं होती है तो इस डायरेक्शन में है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची, ये अक्षांश है, अक्षांश कहलाती है। अक्षांश के बारे में बदल गए कि क्या कहलाती है। तो अब इसके बारे में हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ छोटे छोटे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो देखते हैं कि जो ये सभी रेखाएं कौन सी, जो अक्षांश के बारे में जितनी भी जो रेखाएं हैं वो कैसी होती है, समांतर। अभी मैंने बताया ऐसे कि ये समांतरी होती है, यानी कि समान दिशा के अंदर एक ही होती है। इसके अंदर कुल कितनी जो अक्षांश हैं वो है 181 रेखाएं होती है। 181 है, ये कुल कितनी रेखाएं ऐसे, जैसे जिस प्रकार हमारे जो यह पृथ्वी है, मान लो इस पृथ्वी के अंदर हम देखेंगे जो हमारे अक्षांश रेखाएं, इसी में ऐसे दो बार कर लेते हैं, फिर इसकी जो अक्षांश रेखाएं ऐसे 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 ऐसे, ये कुल टोटल कितनी है, तो ये कुल टोटल है 181 ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 181 है। जिससे कि हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से साउथ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साउथ के अंदर कितनी है, 90 रेखाएं हैं, और नॉर्थ के अंदर है कितनी है, 19 है। तो यानी कि ये ऊपर की 19 और नीचे की जो 19 रेखाएं हैं ये है, और इक्वेटर पर एक रेखा है जो 0 डिग्री है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है उसके बारे में हम इसके अंदर कुछ चर्चा करते हैं, जो पृथ्वी के आकार के बारे में, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं किसके बारे में, पृथ्वी के आकार के बारे में। जो पृथ्वी का वास्तविक आकार किसके अनुसार है, जियोइड के अनुसार है। किसके अनुसार है, पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है जियोइड के अनुसार है। पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वह जियोइड यानी कि लद्विस गोलाब है। इसके अंदर आप ऐसे मत सोचना कि मैंने डायग्राम नहीं लाया, मैं डायग्राम भी लेके आया हूँ। तो इसके अंदर हम अब देखते हैं आगे इसी प्रकार। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो भूमध्य रेखा के बारे में हम मतलब कि जो पृथ्वी का जो आकार है, आकार के अंदर हमने क्या देखा कि जो पृथ्वी का जो आकार है किस प्रकार का है, वास्तविक आकार जियोइड का आकार का होता है। हम सोचते हैं पृथ्वी का आकार ऐसे गोलाकार होता है, ऐसे गोलाकार होगा, लेकिन पृथ्वी का आकार ऐसे गोलाकार नहीं है। पृथ्वी का आकार खुद से इस प्रकार मतलब चपटाकार है, चपटी हुई है पृथ्वी।
इसलिए इसे ज्यूआइड कहते हैं। जो पृथ्वी का आकार है उसे क्या कहते हैं, ज्यूआइड आकार की होती है हमारी पृथ्वी। भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा यानी कि जीरो अक्षांश, भूमध्य रेखा मतलब है जीरो अक्षांश। भूमध्य रेखा जो जीरो अक्षांश है, एक सेकेंड, जो भूमध्य रेखा है जीरो अक्षांश, वो पृथ्वी को कितने भागों में, दो भागों में बांटती है। किस प्रकार बांटती है, तो हम अभी आपको बताएंगे कि दो भागों में किस प्रकार भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि मैंने इंग्लिश में लिया, इक्वेटर जीरो लैटिट्यूड डिवाइडेज अर्थ इनटू इक्वल हेल्प्स। यानी कि जो भूमध्य रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश को पृथ्वी को यानी कि दो भागों में बांटती है। तो किस प्रकार बांटती है, तो हम देखते हैं कि देखो किस प्रकार, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। इसे थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। तो ये मान लो हमारी क्या है, पृथ्वी है। ज़्यादा हो गया। इसके बारे में मैं आपको एक बार कंप्लीटली जानकारी दे देता हूँ कि क्या है, कहाँ है, किस चीज़ के बारे में। इस चीज़ के बारे में आपको मैं कंप्लीटली जानकारी देता हूँ कि जो ये ऊपर ऊपर की यहाँ से मैं सीधी लाइन ले लेते हैं। चलो इससे नहीं बनेगी लाइन, इससे बन जाएंगे। अच्छा, कि जो ऊपर वाली जो ये लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं आरक्टिक वक्र। क्या कहते हैं, आरक्टिक वक्र कहते हैं इसको। और इस लाइन ये है कितना, तो ये कितना डिग्री है, तो ये 66.5 डिग्री नॉटिकल। और इसके बाद में जो यहाँ से जो गुजरती है तो ये है कर्क रेखा। कौन सी है, ये होती है कर्क रेखा। और फिर बाद में यहाँ पे इसका क्या जाता है, जो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ पर आती है, तो इसके अंदर जो भूमध्य रेखा है वो इस पॉइंट यानी कि जो मध्य बीच में से निकलती है। यहाँ से ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से ये भूमध्य रेखा होगी, कौन सी होगी, तो यह होगी भूमध्य रेखा। कौन सी, यह भूमध्य रेखा। फिर इसके बाद में जो नीचे से यहाँ से वापस जो रेखा शुरू होगी तो ये रेखा होगी मकर रेखा, मकर रेखा होगी, मकर रेखा। और उसके बाद में नीचे जो रेखा होगी वो कौन सी है, ये अंटार्कटिक व्रत होता है। ये क्या होता है, अंटार्कटिक व्रत होता है, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत है। जो मकर रेखा है वो कितने डिग्री है, तो वह 23.5 डिग्री एसएल। और जो अंटार्कटिक वक्र है वह 66.5 डिग्री साउथ पोल। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो हम इसे ही कहते हैं क्या, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश किसे बोला जाता है, तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा इसे ही कहा जाता है। तो समझ गए आप लोगों को अक्षांश और देशांतर, अक्षांशों के बारे में हमने बता दिया। अब हम देखते हैं इसी के बारे में कुछ आगे, इसके कुछ पॉइंट कि जो महत्वपूर्ण अक्षांश है कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में देख लेते हैं एक बार कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, यह भारत के बीच से गुजरती है। मैंने अभी दिखाया कि भारत के बीच से कैसे गुजरेगी, यानी कि देखो ये हमारी पृथ्वी है, और इसके अंदर जो कर्क रेखा है ये कुछ इस प्रकार का हम डायग्राम बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा इंडिया है। जो यहाँ पे जो रेखा गुजरेगी वो कर्क रेखा भारत के कितने 23.5 डिग्री से गुजरती है। अब हम देखते हैं कि जो मकर रेखा है वह 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री की ओर गुजरती है। यह मैंने आपको समझा दिया। और जो आर्कटिक व्रत है,
जो आर्कटिक वर्त बताया, नीचे नीचे जो पॉइंट है, निचला मकर रेखा के ऊपरला मकर रेखा के जो निचला पॉइंट है वो बताया था मैंने, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण से, और ये मैंने बताया आर्कटिक 66.5 डिग्री उत्तर से। जो अंटार्कटिक वर्त है वो भी देख लो, आर्कटिक वर्ग, अंटार्कटिक वर्ग और आर्कटिक वर्ग एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, इसलिए अंटार्कटिक वर्त क्या है 66.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जो विषुवत रेखा है, कौन सी विषुवत रेखा है, वो सबसे लंबी अक्षांश है। विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को ही कहते हैं, और इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो आपको दिमाग में याद रखना है, जब मैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश तीनों की बात करता हूँ, या तीनों में से अलग अलग की, तो तीनों का मतलब एक ही चीज़ है, एक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट क्या है कि जो अक्षांश है वो जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। किन किन जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इनका कौन करता है, अक्षांश जो जलवायु क्षेत्र है उनका क्या करता है, निर्धारण करता है। और फिर देखते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, शीत क्षेत्र, जैसे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन, इनके बारे में कौन है, तो वह अक्षांश जलवायु क्षेत्रों में क्या करती है, अक्षांश। ये देखो आपके लिए चित्र भी हमारे पास अवेलेबल है और हमने बनाया कितना शानदार तरीके से। ये इस प्रकार से हमारे कंप्लीटली बता दिया मैंने इसके अंदर आपको कि ये लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट स्ट्रीक मोस्ट डायरेक्टली, और ये लो एंगल में फिर वापस आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे क्या क्या है सभी के बारे में, 60 डिग्री नॉटिकल आर्टिकल, नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल आ गया, फिर इक्वेटर आ गई, कॉर्पिस ये आ गए, सभी के बारे में हमने इसके अंदर, साउथ पोल आ गया, सभी जितना मैंने भी डायग्राम में बताया वो सभी यहाँ पे आ गए। तो आपको ये डायग्राम, अब देखते हैं हम किसके बारे में, देशांतर। जो ये देशांतर की क्या है परिभाषा है कि देशांतर क्या होती है। देशांतर से पहले मैं आपको उसके अंदर एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट लिखा देता हूँ, बाद में उसके साथ में लिखा दूंगा। एक से आगे पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा आगे। इसके अंदर एक एक पॉइंट के बारे में हमने जिक्र कर रखा है, तो हम इसके बारे में ज़्यादातर बकवास नहीं करेंगे, यानी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जितना हमारे अकॉर्डिंग है उतना हम इसके अंदर देखेंगे। तो अब देखते हैं हम किसके बारे में, तो हम देखते हैं अब देशांतर के बारे में। देशांतर क्या होता है, उत्तर से दक्षिण दिशा की जो काल्पनिक रेखाएं होती है उससे क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं देशांतर। किस प्रकार, जिस प्रकार मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। फिर उदाहरण के हिसाब से देखते हैं देशांतर के बारे में कि देखो जिस प्रकार ये क्या है, जिस प्रकार ये हमारी एक पृथ्वी है, और इसके अंदर जो ये ऐसे धारियाँ बनती है, ऐसे खड़ी, तो हम खुद बोल रहा है कि किससे, ये यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे होती है, इसे बोलते हैं देशांतर। इनकी जो कुल संख्याएं होती है वो कितनी है, तो वो है 360 होती है। इनकी जो संख्या है टोटल कितनी, 360 होती है। पहले देखते हैं ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी रेखाएं ध्रुव पर मिलती है। कौन सी रेखाएं ध्रुव पर मिलती है, तो देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती है। इनकी कुल संख्याएं 360 होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है, तो वो है कुल 360 है। अब हम देखते हैं 180 0 डिग्री से 180 वेस्ट, ईस्ट से 180 रेखाएं हैं, ईस्ट के अंदर 180 और वेस्ट के अंदर 0 डिग्री से 180 डिग्री के 180 रेखा इसके अंदर है, इससे 360 हो गई रेखाएं। अब देखते हैं देशांतर और समय के बारे में, जो देशांतर रेखा है और समय के बारे में। प्रधान मध्यमान रेखाएं 0 डिग्री देशांतर है, इसे जो कहाँ स्थित है, जो ग्रीनविच के लंदन, यानी लंदन के ग्रीनविच या ग्रीनविच, इसमें आप याद ही कर सकते हो।
अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वह 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर है। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रहती है। और इसे आइडियल 180 डिग्री को पश्चिम से पूर्व की ओर 180 डिग्री को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन का क्या होता है, लाभ होता है। अब हम देखें इसके बारे में कि कुछ कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का लेती है? तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का टाइम लेती है? तो पृथ्वी लेती है 1 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। कौन लेती है? तो पृथ्वी लेती है। प्राइम मेरिडियन आ गया, प्राइम मेरिडियन ये रही, और ये इक्वेटर आपकी, ये हमारी गोल पृथ्वी आ गई। अब हम देखते हैं समय की गणना। जैसे कि समय के बारे में कि क्या है, समय की गणना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण देख लो, अगले ने लिखा है हर 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर में? तो 4 मिनट का। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, मतलब कि जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ अगर हम जाएंगे तो समय क्या बढ़ेगा, मतलब उससे लंबा है। पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है, घटता है। ये कुछ ग्राफ ले आया हूँ, अब देख लो इक्वेटर पे, और यहाँ पे यहाँ से जाओगे, यानी कि आप अगर पूर्व की ओर, पूर्व किधर है, ये हमारी इक्वेटर है, तो पूर्व की ओर जाओगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाओगे तो समय टाइम क्या होगा, कम होगा, और इधर टाइम बढ़ेगा। अब हम देखते हैं इसी प्रकार एक एक के बारे में। IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय कितना है? भारतीय मानक समय 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह है पूर्वी देशांतरित पर 82.82 पूर्वी देशांतरित पर आधारित है, जिसे ईस्ट मान लो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मिर्ज़ापुर यानी प्रयागराज के पास, प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। से कहाँ से गुजरती है? तो ये मिर्ज़ापुर प्रयागराज से गुजरती है। भारत का जो मानक समय है या GMT मान लो से 5 घंटे 30 मिनट है। यह बहुत ही क्या, समझ गए, इंपॉर्टेंट लाइन है। कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। भारत का जो मानक समय है वह 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अब देखते हैं सोलेस्टिक एंड इक्विनॉक्स यानी कि संक्रांतीय और विषुवत रेखाओं के बारे में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो वह 21 जून का होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे लंबा दिन है। ग्रीष्मिक संक्रांति कहते हैं उसे। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को शीतकालीन, सर्दियों के अंदर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो वह 21 जून होता है। मैंने कहा था एक एक पॉइंट लेके जाऊंगा। फिर बाद में हम देखते हैं इसके अंदर क्या कि दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा के ऊपर। इस प्रकार का आपने किसी भी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा मेरे हिसाब से। तो ये देख लो, इस प्रकार से हमारे सब कुछ यहाँ पे, जब ये सूर्य है, ये सूर्य जब मतलब जब पृथ्वी की स्थिति के अनुसार है, जब पृथ्वी यहाँ पर होती है तो इधर क्या विंटर होती है, विंटर सोल दिसंबर। फिर जब पृथ्वी और आगे चलती है, जब पृथ्वी आगे चलती है फिर यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेनल इक्विनॉक्स जो 23 सितंबर है।
ऑटोमेन। फिर आ जाते हैं आगे समर। समर के बाद में जो 21 जून के बारे में चर्चा करेंगे, ये 23 सितंबर, ये 20 मार्च के बारे में बता रखा है। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे, कौन से, जो मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं, जो ये देखो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट दिखाए हैं कि सबसे जो लंबा दिन कहाँ होता है, 21 जून को। कहाँ पे होता है, ग्रीष्म क्रांति है। यानी अब इसके अंदर देखो 21 जून ये रहा, तो 21 जून में सबसे लंबा दिन यहाँ पे, यानी कि इसके कारण, समर के कारण, गर्मियों के कारण, यानी कि विंटर, यहाँ पे सर्दियों के कारण सबसे छोटा दिन होता है। सर्दियों के कारण सबसे छोटा दिन और इसके अंदर सबसे बड़ा दिन। और रात और दिन जब बराबर कब होती है, 21 और 23 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं यहाँ पे। अब अगला देखते हैं हम क्या, कि जो पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे हम, पृथ्वी की ऊपरी ऊपरी चीज़ों पर, जैसे उसकी देशांतर और उसकी अक्षांशों के बारे में, और उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है उसके बारे में हमें पता चल गया, देख लिया। और जो भी कुछ पॉइंट बचा है तो मैं आगे बता दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है। पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में हम देखते हैं कि पृथ्वी 3 परतें होती है। पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में देख रहे हैं। इसके अंदर जो भूपरपट्टी, मेंटल और कोर होती है। पृथ्वी की कितनी संरचना है, तो 3 होती है। तीनों कौन कौन सी है, तो पहली भूपरपट्टी, दूसरी मेंटल है, तीसरी क्रोड। हम इनकी एक एक के बारे में यहाँ पे इसके अंदर चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। सियाल, जो सियाल है, जो सियाल क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिनिया से मिलकर जो बना हुआ भाग उसे कहते हैं सियाल। यह भूपरपट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सियाल कहाँ पाया जाता है, तो ये भूपरपट्टी में पाया जाता है। अब हम देखते हैं जो निफे, निफे किसे कहते हैं, निकल और लोहे को मिश्रण को निकल कहते हैं, निफे कहते हैं, जो क्रोड में पाया जाता है। अब हम देखते हैं ये क्रोड की, मतलब पृथ्वी की जो कितने भाग, इसके अंदर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट पार्टों के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जैसे क्रस्ट, सॉलिड रॉक, कठोर मृदा, ये सॉलिड जो इसकी ऊपरली पृष्ठ है, मेंटल, ये इसकी 4 भागों में बताया, 3 भागों में है। और आउटर कोर और इनर कोर, मतलब कि 2 कोर है, एक अंदर की और एक बाहर की ओर कोर है। कोर 2 प्रकार की है, कितनी प्रकार की, कोर, यानी कोर, क्रोड जिसे आप क्रोड बोलते हैं, वो 2 प्रकार की है, एक आउटर और एक बाहरी कोर है 3 भाग पृथ्वी की जो संरचना के अंदर हम देखते हैं। पृथ्वी की 3 परतें हैं, तीनों परतों में सबसे ऊपरली है भूपरपट्टी, भूपरपट्टी, दूसरी मेंटल आ गई, और फिर ये कोर, कोर के 2 भाग है, आउटर कोर और इनर कोर। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, पॉइंट से पॉइंट चर्चा कर रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि आपकी आंखों में क्या इसका इफेक्ट होगा, तो इसके कारण मैंने इसको अब ब्लैक स्लाइड में कन्वर्ट करा दिया है। तो हम देखते हैं पहले क्रस्ट यानी कि भूपरपट्टी के बारे में। भूपरपट्टी के बारे में हम इस वीडियो के अब आगे हम इसके अंदर भूपरपट्टी के अंदर चर्चा करेंगे। तो भूपरपट्टी के अंदर देखते हैं कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है, कौन सी, भूपरपट्टी है। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 5 से 60 किलोमीटर है। जो पृथ्वी की जो बाहरी ठोस परत है उसकी मोटाई, यानी जो भूपरपट्टी है उसकी कितनी मोटाई कितनी है, तो 505 से लगाकर 60 किलोमीटर तक है। महासागरीय भूपरपट्टी कौन कौन सी है, तो वो है बेसोल्टिक, अधिक घनी है, जो क्या है, अधिक घनी है, बेसोल्टिक है। इसी प्रकार महाद्वीपीय, यह महासागरीय है, यह महाद्वीपीय भूपरपट्टी है। ग्रेनाइटिक जो हल्की है, इसकी जो संरचना SIL, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। किसकी, जो भूपरपट्टी क्रस्ट की है, भूपरपट्टी यानी क्रस्ट की जो संरचना है वो किससे मिलकर बनी है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से। सभी महाद्वीपीय व महासागर इसी परत में स्थित है। किस परत पर स्थित है, तो वह है भूपरपट्टी के अंदर स्थित है, भूपरपट्टी पर स्थित है, जितने महासागर महाद्वीप है। अब हम देखते हैं कुछ इसके बारे में आगे कि अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, मेंटल यानी कि मध्य परत। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है, तो मेंटल परत है। इसकी मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। संरचना इस सीमा
SI में सीमा, सृजन सीमा इसकी जो किससे बनी है, यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। ऊपरी मेंटल पट्टी कौन सी है, एस्थेनोस्फर यानी अर्धद्रव्य मुलायम होती है ऊपरी मेंटल, और निचला मेंटल ठोस है इसका। संवहन धाराएं जैसे भूकंपाना, ज्वालामुखी व प्लेट मूवमेंट का जो कारण होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है मेंटल यानी कि मध्य परत के अंदर, मध्य परत के अंदर होता है। अब हम देखते हैं क्या, अब देखते हैं हम अगली तीसरी पट्टी के बारे में, परत के बारे में। तो तीसरी कौन सी है, तो वो कोर है। कोर यानी कि भीतरी परत, जो भीतरी जो परत है इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर तीसरी है, वह सबसे गर्म और सबसे भीतरी परत है। इसकी जो मोटाई है वह 3500 किलोमीटर है। इसकी जो संरचना है वह निकेल है ना, जिसे निकल फेरस यानी लोहा। जो बाहरी कोर है वो द्रव्य जैसी है, और जो आंतरिक कोर है वो ठोस है, थोड़ी मजबूत है। बाहरी कोर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। कौन सी कोर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, तो वह है बाहरी कोर। बाहरी कोर क्या बनाती है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब देख लो, आपको एक एक के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, अब इसके अंदर तीनों है, ये बीच के अंदर मेंटल आ गई, फिर उसके ऊपर क्रोड यानी कि जो ऊपर पट्टी, और फिर इसकी क्रोड आ गई। अब ये इसके अंदर ऐसे तीन भागों बट गए। जो सबसे ऊपर है भूपर पट्टी, भूपर पट्टी के अंदर पहाड़, जितने भी महासागरीय समुद्र, ये सब आ गए। और मेंटल के अंदर ये 2900 किलोमीटर पर यहाँ पे इतने आ जाती है, फिर 5100 किलोमीटर पर यहाँ, और बस इतनी आ जाती है। यह इसकी स्ट्रक्चर है, समझ गए, स्ट्रक्चर से भी बता दिया। अब देखते हैं असंतताएं या सीमाएं या बाउंड्रीज। कुछ बाउंड्रीज के बारे में, मोह असंतति जिसे क्या कहते हैं, मोह डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, जो ऊपर पट्टी और मेंटल सीमा पर स्थित है। गुटेनबर्ग असंतति जिसे मेंटल क्रोड सीमा कहते हैं, ग्रोड मेंटल और क्रोड सीमा है। लेहमैन असंतति यानी कि बाहरी आंतरिक कोर सीमा है। यह देख लो, इसके बारे में जो कंप्लीटली हमने इसके अंदर बता दिया है क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है। यह अर्थक्वेक हो गया, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जो धाराएं हैं उनके बारे में बता रखा है। अब हम देखते हैं कुछ भूकंपीय तरंगों, जो ये तरंगे हो रही है, सेमिक वेव्स यानी का अर्थक्वेक वेव्स प्रोप यानी कि जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों होती है, क्या कारण है इनका। तो पी तरंगे ठोस प्लस द्रव्य दोनों में चलती है। जो पी प्रकार की जो तरंगे है वो किस में चलती है, तो वो दोनों में, ठोस और द्रव्य दोनों में चलती है। जो एस तरंगे है वो सिर्फ ठोस में चलती है। एस तरंगे बाहरी कोर में प्रवेश नहीं करती है। इससे पता चलता है कि बाहरी कोर द्रव्य है। कौन सी तरंग किसमें प्रवेश नहीं करने से पता चलता है कि यह बाहरी कोर द्रव्य है, तो वह कोर में एस तरंगे बाहरी कोर में प्रवेश नहीं करती है, जिससे हमें पता चलता है क्या है, यह है द्रव्य परत है, द्रव्य कोर है। बाहरी कोर क्या है, द्रव्य कोर है। अब देखते हैं, मैंने कहा ना आगे आगे आगे, तो ये आगे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़्यादातर, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ही है जितना आपके एग्जाम की ओरिएंटेड है। अब उससे भी कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पे भी उठाए हैं, उनमें से भी आया कुछ, और कुछ इसके बाहरी भी है। जैसे सबसे मोटी परत कौन सी है, तो मेंटल है। क्वेश्चन में आएगा तो एग्जैक्ट उतार देंगे कि सबसे मोटी परत कौन सी है, तो मेंटल है। सबसे पतली परत कौन सी है, तो भूपर पट्टी है। सबसे गर्म परत कौन सी है, तो वह कोर है। हम ऐसे ही एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे तो हम सीधा यहाँ से देख लेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट के हिसाब से हम उतार देंगे। अब देखते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वह बाहरी कोर है। लियोस्फीयर भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल है। एस्थेनोस्फीयर लियोस्फीयर लिथोस्फीयर के निचले मुलायम परत है। अब देखते हैं इसी प्रकार आगे किसके बारे में, कि जो भारत में 82 डिग्री ईस्ट रेखा कहाँ से, यूपी से गुजरती है। मैंने बताया भी, दो स्थानों के बीच समय अंतर को क्या कहते हैं, कितना है, तो वो लैंगिट्यूड डिफरेंस, और 4 मिनट का समय वह समय है। प्राइम मेरिडिन
के विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। किस पर होती है? तो प्राइम मेरिडियन पर होती है। इक्वल डिविडेज अर्थ इनटू नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर्स होती है। प्राइम मेरिडियन डिवाइडेज अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर होती है। अब देखते हैं हम इसके बारे में एक एक पॉइंट इजीली। जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो वह 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों का नाम मैं आपको जब भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा, इंडियन जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, तब उसके अंदर बता दूंगा कौन कौन से 8 राज्य हैं। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ पोल पर है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त 65.5 डिग्री पर है। भारत पूर्णतः नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। पूर्णतः हेमिस्फीयर में नॉर्थ में स्थित है। और अब देखते हैं कि अर्थ इज टाइटल्ड एट 23.5 डिग्री। लेटीट्यूड की जो लाइन्स है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कौन सी है? लाइन्स लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूड है। और लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड इक्वेटर है। जो सबसे लंबी लेटीट्यूड है वो कौन सी है? तो वो इक्वेटर है। और टाइम डिफरेंस कितना है? 15 डिग्री 1 आवर्स। फर्स्ट यूजेज IST मानक समय बताया था अभी मैंने 82 डिग्री ईस्ट के अंदर। अब इसके अंदर मैंने कहा है कि कुछ जो पॉइंट बचेंगे वो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको राइट करा दूंगा। तो चलो हम उन मेन पॉइंट को कुछ पॉइंट लिख लें, लेकिन इसमें अंदर आपको क्या कि कुछ जो मेरी राइटिंग है वो आपको ऐसे ही लगेगी। मेरी राइटिंग कुछ इतनी जितनी आपको पता है। हम किस पे काम कर रहे हैं अभी? हम व्हाइट बोर्ड पर नहीं, अभी हम कर रहे हैं इसके अंदर फोन के अंदर। तो फोन के अंदर तो आपको राइटिंग वैसी मिलेगी। मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी है? तो वो इक्वेटर होती है। अक्षांशों के मध्य की दूरी, यह पॉइंट लिख लो, एक शानदार सा पॉइंट है। जो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वह कितनी है? तो वह है 111.13 किलोमीटर। तो वह कितनी है? तो 111.13 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। मैंने ये पॉइंट बता दिया आपको। इसके अंदर जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके अंदर कुल, भूमध्य रेखा के अंदर कुल कितने देश है? तो उसके अंदर 13 देश है। भूमध्य रेखा पर कुल कितने देश है? तो उसके अंदर 13 देश है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, ये तो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो इनमें से ये 3 पॉइंट बच गए। ये मैंने तीनों भी यहाँ पे आपको राइट करा दिया। अब हम देखते हैं जो कर्क रेखा के बारे में। अब हम देखते हैं हमारे कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा के बारे में अब ने ज़्यादातर आपको पॉइंट लिखा दिए हैं, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अंदर मेन पॉइंट एक और ये लिख लो कि यह क्या है कि ये कितने देशों से गुजरती है? कौन सी कर्क रेखा? कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। 18 देशों से होकर 18 देशों से गुजरती है। कौन सी? को तो कर्क रेखा गुजरी नहीं रही बाबा, गुजरती है इतने 18 देशों से। अब यह लिख दिया मैंने आपको इतने इम्पोर्टेंट।
लिख दिया, बता दिया आपको मैंने कि ये 18 देशों से होकर गुजरती है। अब देख दी कौन सी मतलब जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। और अब देख ले एक बार, ये तो हो गया कंप्लीटली। मकर रेखा पर देख लो, एक मकर रेखा पर पॉइंट लिख लो कि मकर रेखा में कितने देश हैं। मकर रेखा के अंदर, मकर रेखा पर कुल 10 देश स्थित है। मकर रेखा पर कुल 10 देश स्थित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब मैंने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, मेरे हिसाब से इनमें से आपके एग्ज़ाम से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको बहुत ही शानदार तरीके से और शानदार वे के अंदर मैंने कंप्लीटली जो पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और पृथ्वी की खुद के बारे में, यानी कि पृथ्वी की संरचना के बारे में कंप्लीटली मैंने इस वीडियो के अंदर जानकारी दे दी है। यानी वीडियो में कंप्लीटली बता दिया जितना भी आपके इनमें से देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। शानदार सा चित्र भी बना दिया, तैयार कर दिया है। अब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कराना और अपना रिव्यू देना लास्ट के अंदर वीडियो कैसा लगा। और हमने बहुत ही मेहनत करके इतना वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना हमारा। कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ किसी भी प्रकार का जो डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी मैं अपने अब से कल या 2-3 दिन के अंदर जब मुझे टाइम मिलेगा तो हम हमारा टेलीग्राम खोल लेंगे, उसके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अब इन्हें जो मैसेज आएंगे ये अपलोड करूँगा। ये क्लासेज ये फ्री के अंदर वहीं पर भी इसकी पीडीएफ फुल मिल जाएगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। आज तो हमने बहुत ही टाइम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। इस टाइम के अंदर आज हमने हमारे बहुत ही बड़ा टॉपिक यानी बहुत ही हार्ड और जो समझने में नहीं आता और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसके टाइप से हमने आज क्लास को भी कुछ लंबा कर दिया है। बस आप तो हमें सपोर्ट करना, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक सब कुछ बताना कि कैसा लगा। तो हमने आज इसके अंदर कम्प्लीटली जानकारी ले ली कि जो पृथ्वी के बारे में, उसकी अक्षांश और देशांतरों के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझा दिया। हमारी ये ज्योग्राफी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और अब कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपके एग्ज़ाम में और क्या क्या क्लासेस में लाऊंगा। अब से जब ये ज्योग्राफी की क्लास है और जो मैं फिजिक्स और मैथ की जो 2 क्लास से रहेगी और इंग्लिश की तो मैं परसों या 2-3 दिन के अंदर उससे भी लेना शुरू कर दूंगा। फिर आपके देख लो हिस्ट्री की जो क्लास है वीडियो है रिकॉर्डेड है वो वहाँ से प्लेलिस्ट भी बना दी मैं। इसकी भी एक साथ के अंदर फिर प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस प्लेलिस्ट को फिर आप शुरू से देख सकते हो, जैसे मैंने क्लास से शुरू से लगाना शुरू किया है उसी प्रकार। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमें अपना प्यार दिखाएंगे तो हम जल्द से जल्द ही यहाँ पर लाइव क्लास से लेना भी शुरू कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।